Okay, question number 1. Please pay full proper attention now. Question 1. For what value of k do the equations, दो इक्वेशन दिए हैं, have infinite solution? तो आपको पता है कि अगर हमें अगर ये ऐसे दो इक्वेशन दिए हैं, a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2, ये दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है। तो आपको तीन केसेस मिलते हैं। ये जो तीन रेशो है, ये तीनों रेशोज अनइक्वल रहेंगे, तो उस केस में आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलता है। अगर ये तीन रेशो में से पहले दो रेशो इक्वल है and they are not equal to the third ratio c1 by c2, then you get parallel line, no solution. And if all three ratios are equal, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then you get coincident line, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर रहेंगे ऐसे, and you get infinite solution. ये पहले पता होना चाहिए, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। नाउ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम उसको प्रॉपरली लिखेंगे। देखो, 3 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4y इक्वल टू 24, 15x प्लस 20y इक्वल टू 8 इंटू के प्लस 13। तो यहाँ पे ये है a1 का पूरा वैल्यू। तो a1 अपॉन a2 मीन्स 3 इंटू के माइनस 1 अपॉन 15, y के कोएफिशिएंट का रेशो आएगा, y के कोएफिशिएंट का रेशो आएगा 4/20 इज इक्वल टू 24/8 इंटू के प्लस 13। ओके, हमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसलिए इन तीनों रेशो को हमने इक्वल लिया, ये तीसरा वाला केस है ना। और उसमें से अभी कोई भी दो इक्वेशन ले लो, ये दो साइड सॉल्व करके के का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर ये दूसरा और तीसरा सॉल्व करके के का वैल्यू मिल जाएगा। हम पहले ये दो ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 4 जा 4 4 4 कैंसल 1 आएगा। तो k माइनस 1 इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन लास्ट इज करेक्ट, यही नीचे करेक्ट भी दिया हुआ है। ओके, समझ में आया? ऑप्शन 4 ही करेक्ट दिया हुआ है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, खाली कोएफिशिएंट लेते वक्त आपको अच्छे से लेने हैं, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, वहां पे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। Total cost of 14 pens, 21 books is rupees 130, and total cost of 6 pens and p books is 90. Which of the following cannot be the value of p? बहुत सही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। देखो, अगर मुझे पता नहीं है कि टोटल कॉस्ट हमें 130 रुपीज आ रहा है, और 14 पेन लिए और 21 बुक्स लिए, अभी हम क्या करेंगे, एक पेन का कॉस्ट रुपीज एक्स लेंगे और एक बुक का कॉस्ट रुपीज वाई लेंगे, जो हमें पता नहीं है। तो 14 पेन का कॉस्ट पूरा आएगा 14 इंटू एक्स, और 21 बुक्स का कॉस्ट आएगा 21 इंटू वाई, और दोनों का एडिशन दिया हुआ है 130। ओके, वैसे ही 6 पेन एंड पी बुक्स, तो 6x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 90, ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। अभी हमें बताया गया है कि p का वैल्यू कौन सा नहीं आ सकता, तो आपको क्या चेक करना है, p का वैल्यू ऐसा नहीं लेना है जिससे कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे तीन केसेस देखे थे हमने, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हमें पैरेलल लाइन का केस नहीं चाहिए और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए, तभी हमें आंसर मिलेगा p का वैल्यू।
लेकिन हमें पूछा गया कि उसमें से p का वैल्यू कौन सा नहीं रह सकता। तो नहीं रह सकता मतलब इसका मतलब है कि वो दोनों लाइन पैरेलल बन सकते हैं या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसका आ सकता है। इसका मतलब ये जो पहले दो रेशो है ये इक्वल आ सकते हैं ताकि वो पैरेलल आ जाए। तो ये पहले दो रेशो इक्वल लेके देख सकते हैं। तो चेक करो कि यहाँ से p का वैल्यू कौन सा आता है। तो p इज इक्वल टू आएगा 21 इंटू 6/14। 7 3 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 3 जा 9। p का वैल्यू हम 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 अगर लिया तो पहले दो रेशो इक्वल आ रहे और पहले दो रेशो इक्वल एंड नॉट इक्वल टू द थर्ड रेशो 130/90। तो ये कौन सा केस है? पैरेलल लाइन वाला केस है। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा आपको, मतलब x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करते, तो आंसर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए p का वैल्यू हम 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 लिया तो ये पहले दोनों रेशो इक्वल आ रहे। तो ऐसे रहता है कि जब भी आप सॉल्व करना है एक क्वेश्चन तो पैरेलल और इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। ऐसे वाले अगर आता है तो वो p का वैल्यू नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए p का वैल्यू वो वाला कंसीडर नहीं करना है जिसकी वजह से पैरेलल और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन आते हैं, वो वाला डिस्कार्ड करना है। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो ऐसा थोड़ा सोचो। और दूसरा चीज था कि ये इक्वेशन बनाते आना चाहिए। ये x और y, पेन बुक हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये रियली टफ है, इसमें वाट लग जाता है, लेकिन आपको ये आसान लगा होगा। A told B, when I was as old as you are now, then your age was 4 years less than that half of my present age. If the sum of the present ages of A and B is 61 years, what is the B's present age? तो हम क्या करेंगे, A का प्रेजेंट एज जो है उसको x ईयर्स लेंगे और B का प्रेजेंट एज जो है उसको y ईयर्स लेंगे। ओके, अभी उन दोनों का सम हमें 61 दिया है, प्रेजेंट एजेस का सम 61। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन इस सेंटेंस में है, when I was as old as you are now, then your age was 4 years less than half of my present age. तो कैसे इसको इंटरप्रेट करना है? ए ने बी से कहा, तो ए का खुद का एज x है और बी का एज y है। तो ए बी को बोल रहा है कि when I was as old as you are now, तो आज का जो तेरा बी तेरा जो जितना आज का एज है मतलब y जो है as you are now, then your age was 4 year less than, 4 ईयर लेस देन मतलब 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4 ईयर लेस देन हाफ ऑफ माई प्रेजेंट एज। मेरा प्रेजेंट एज x है तो उसका हाफ ले लो और उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करो, तो आज का तेरा एज मिल जाएगा, ये b का एज मिल जाएगा। समझ में आया सेकंड इक्वेशन? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे टू, बोलो, रिपीट। रिपीट, ध्यान से सुनो फिर से। देखो, ए का आज का एज है x, प्रेजेंट एज इज x, और b का हमने लिया है y। अभी ए टोल्ड टू बी, मतलब ए बी को बोल रहा है कि व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, अभी तेरा एज जितना है बी का एज कितना है y, तो y इज इक्वल टू नाउ, अभी जितना तेरा एज है, देन योर एज वाज 4 years लेस देन हाफ ऑफ माई प्रेजेंट एज। 4 साल कम करो मेरे हाफ एज से, प्रेजेंट एज मेरा x है तो x का हाफ x/2 और उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो उतना तेरा आज का प्रेजेंट एज आएगा। समझा कि नहीं? यस सर। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y इज इक्वल टू x - 8।
दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अभी b का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, मतलब y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x को कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। तो x माइनस एक्स कैंसिल, y प्लस 2y 3y इज इक्वल टू 61 माइनस 8। 61 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचता है रे? 50 53 53। ऐसे कैसे? सर 7 रे रे सर 7 सब्ट्रैक्ट किए तो 53। यस सर 53। नहीं, फिर कुछ तो गलत हुआ। When I was एक मिनट, ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत हो गया मेरा। When I was as old as you are now, then your age was 4 years less than half of my present age. सर इक्वेशन 2x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 70 आता है। हाँ, एक मिनट। हाँ, when I was इसका इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। ठीक है, दिस आई विल एक्सप्लेन एट द एंड, लेट अस सेव द टाइम। ये ऐड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना था, लेकिन आप चाहे तो डायरेक्ट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते थे। कौन सा ऑप्शन मैच होता है चेक कर लो। सो दैट आई वोंट डिस्कस, इट इज वेरी इजी। बाद में क्वाड्रेटिक वाला है ये। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ a का वैल्यू 1, b का वैल्यू k और c का वैल्यू k आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। k इन ब्रैकेट k माइनस 4, k कॉमन निकालो तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 4। तो 0 और 4 ये आंसर आएगा। k का वैल्यू पूछा गया हमें। ये बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट, दिस इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो रूट्स किस नेचर के हैं, तो हमें डेल्टा का वैल्यू फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है, चेक करना है। तो यहाँ a का वैल्यू √5 है, b का वैल्यू माइनस √5 है, नेगेटिव √5, एंड c इज पॉजिटिव √5। तो b स्क्वायर मतलब माइनस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू √5, सी का वैल्यू √5 इंटू √5 5 आएगा। 5 माइनस 20 नेगेटिव 15 लेस देन 0 है, मतलब नो रियल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, एक रूट अगर 2 है तो m का वैल्यू फाइंड करो। ये तो मुझे लगता है आपके बुक में से ही क्वेश्चन है। तो रूट अगर 2 है तो इसका मतलब ये रूट जो है x के जगह सब्स्टिट्यूट किया तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो 2 स्क्वायर माइनस m इंटू 2, एक्स की जगह 2 डालो, -5 इक्वल टू 0. सो 4 माइनस 2m माइनस 5 इक्वल टू 0. -2m इज इक्वल टू 5 minus 4 minus 2m equal to 1, m is equal to -1/2. So प्लस आता है सर वहाँ पर, yes, वहाँ पर प्लस आएगा ना सर? अरे माइनस आ रहा है ना, सर वहाँ पर सॉरी सॉरी, सर यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 1/2 आएगा. सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, ये बिल्कुल आसान था. x के जगह 2 डाल के m का वैल्यू निकालना था. नेक्स्ट, रूट ऑफ द इक्वेशन r. तो रूट्स एक्चुअली ऑलरेडी ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स आते हैं अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा इज √5, बीटा इज √2. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, √5 इंटू √2 √10. तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0. ऑलरेडी इस फॉर्मेट में वो दिया हुआ है, तो स्ट्रेट ऑप्शन ए करेक्ट आएगा. ज़्यादा रूट्स निकालने का जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये फॉर्मेट मैंने फॉर्मूला करके लिख के दिया है, याद रखना है. Yes, sir. नेक्स्ट, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर. यहाँ पे अभी थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बताया था नेचर ऑफ रूट्स में, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव अगर आता है तो उसके दो केसेस आते हैं, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर आता है या तो फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है. तो वो चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल. और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स विल बी इररेशनल एंड अनइक्वल. तो ये वाला एक्स्ट्रा जो पार्ट बताया था टेबल याद होगा. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac हियर. ए इज 4, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 1 है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 16 माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू सी इज 1. 16 माइनस 16 0. अभी देखो, 0 का एक्चुअली स्पीकिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, मतलब रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल वैसे देखा जाए तो. लेकिन आप को ये पता रहना चाहिए कि 0 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि √0 इज 0 ओनली. तो वहाँ पे बी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √0 आएगा. और फिर इसका जो आंसर है वो रैशनल नंबर मिलेगा, -b/2a. ये एक रैशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी टर्म नहीं है अभी. तो सीधा सीधा आपको ये लिखना चाहिए ऑप्शन बी, रैशनल एंड अनइक्वल. हाँ सॉरी, इक्वल आएंगे, आई एम सॉरी, इक्वल आएंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया है. तो रैशनल एंड इक्वल मिलेगा, क्योंकि इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 भी है. देखो, आप रियल एंड इक्वल लिखते हो, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलरली रैशनल और इक्वल हमें आंसर मिल जाएगा. ये आप चाहे तो डायरेक्ट रूट्स निकाल के देखो, फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई किया तो x के वैल्यू आएगा -b/2a, और -b इज 4/2a मीन्स 2 4 जा 8. सो -1/2 -1/2 दोनों रैशनल नंबर है. तो इसका आप रूट्स निकल के भी देखा तो भी यही आंसर आएगा, ऑप्शन ई. नेक्स्ट, अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है. तो इसका आंसर आता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. फॉर्मूला याद होगा. अभी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -b/a आता है, तो माइनस ऑफ -3/2 दैट इज 3/2 अल्फा प्लस बीटा है. और अल्फा इंटू बीटा c/a कांस्टेंट है -4/a का वैल्यू है 2. तो -2 आएगा प्रोडक्ट का वैल्यू. सम का वैल्यू 3/2 स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट का वैल्यू -2. यहाँ 3/2 का स्क्वायर 9/4,
ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 जा 4, so 9 plus 16 25 by 4, that is option C is correct. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला याद किया होगा सब लोगों ने, कोई बोल सकता है क्या? Sir, मैं बोलो बोलो. in bracket alpha plus beta bracket close cube minus 3 into alpha into beta in bracket alpha plus beta. वेरी गुड, ये फॉर्मूला है. यहाँ पे भी वैसे ही सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के वैल्यूज निकाल के डाल दो और कैलकुलेशन कर लो. सो आई वोंट डिस्कस, यू कैन सॉल्व इट. इसका आंसर करेक्ट आया ना सबका? फोर्थ ऑप्शन. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस 3 लाइंस इज. ये एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए. ऐसा एक y इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है ऐसा आता है जिसमें 1,1 2,2 ये सारे पॉइंट्स रहते हैं. y इक्वल टू एक्स, ये वाला लाइन. x इक्वल टू 6, तो x के 6 से वो पास होने वाला वर्टिकल लाइन आएगा ऐसा. ओके. और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस. तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बनता है, तो इस ट्राइंगल का हमें एरिया पूछा गया. तो ये इतना बेस आएगा, बेस यहाँ पे 6 है, ये 0 है ओरिजिन, तो बेस आएगा 6 यूनिट. और हाइट कितना आता है, तो ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 6, तो वो 6,6 में इंटरसेक्ट करेंगे, तो हाइट भी 6 यूनिट ही आएगा. तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 6, हाइट है 6, हाफ बेस इंटू हाइट, दोनों 6 6 आएंगे. 6,6 इस पॉइंट में ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं. वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ओरली आना चाहिए एक्चुअली. ये लाइन x इक्वल टू 6 है, ये लाइन y इक्वल टू x है, मतलब y का और x का दोनों का वैल्यू सेम सेम आएगा 6,6. ठीक है ना? तो इसका Sir, 18 square unit एरिया कहाँ आएगा आएगा? 18 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन सेकंड. ओके, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. इन इक्वेशंस के चक्कर में मत पड़ो, सीधा सीधा दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये आएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 17 और 7x प्लस 2y इक्वल टू 8. 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों को. अभी थोड़े दिखने में अच्छे दिख रहे इक्वेशन. अभी एक चीज है कि ऑप्शन उठा के डाल के देखो या फिर इनको सॉल्व करो. ठीक है? सॉल्व करेंगे तो भी टाइम उतना ही लगेगा, और डाल के देखेंगे तो भी टाइम उतना ही लगेगा. फिर भी एक ही काम करने का कि किसी एक इक्वेशन में डाल के देखने का हर एक ऑप्शन. तो एक लाइन का अगर सेटिस्फाई करता है तब फिर दूसरे लाइन में सब्स्टिट्यूट करके देखने का. लाइक दैट यू कैन डू. तो अभी ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, तो वो हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं. 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 17 आ रहा है. 7 2 जा 14 प्लस 2 3 जा 6, सॉरी बीच में माइनस साइन है, Sir, वहाँ minus माइनस है. 14 माइनस 6 8 करेक्ट है. ओके, तो सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को. 14th क्वेश्चन, a fraction becomes 9 by 11 when 2 is added to both numerator and denominator, and it becomes 5 by 6 when 8 is added to both numerator and denominator. Find the fraction. हमें फ्रैक्शन पूछा गया. फ्रैक्शन में दो पार्ट रहते हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा रहता है. हम अज्यूम करेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. ठीक है, तो सेपरेटली हम x और y ले रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. अभी पहला कंडीशन ऐसा दिया हुआ है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11. आंसर 9 by 11 आ रहा है कब? व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर.
दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो जो फ्रैक्शन आएगा नया 2 ऐड करने के बाद वो 9/11 बनेगा। ये है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो है उन्होंने बताया कि when 8 is added to both numerator and denominator, जब 8 ऐड करेंगे हम x plus 8 upon y plus 8, तो फ्रैक्शन will become 5/6। ओके, और इनको सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे, लेकिन इतना टेंशन मत लो इनको सॉल्व करने का, सीधा ऑप्शन पे जंप करो। ऑप्शन में ही चेक कर लो कि दोनों में न्यूमरेटर में 2 ऐड करने के बाद क्या हमें आंसर 9/11 मिलता है कि चेक करो। तो इसका 9/11 आ रहा है। ओके, और 8 ऐड करने के बाद दोनों में 7 + 8 9 + 8 15 upon नहीं 17 आ रहा है क्या? नो सर। When 8 is added, the answer has to be 5/6. 9 + 8 17, 15/17 आ रहा है, 5/6 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब किसी ऑप्शन 1 गलत है। ऐसे आपने चेक किया क्या सारे ऑप्शन का? हाँ सर, किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा था। इसका मतलब Yes, sir. क्वेश्चन में यही गलत है। ये 15/17 दिया रहना चाहिए था, तो ऑप्शन ये करेक्ट आ जाता। लेकिन किसी का अगर नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे हम इसको बोनस दे देते हैं सबको। प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स, सेव एंड पब्लिश। ठीक है, इसका बोनस दे दिया सबको। देख लो, रिफ्रेश करके आपके मार्क्स बढ़ गए होंगे जिनको भी गलत मिला, और जिनको करेक्ट था ऑप्शन 1 लिखा होगा तो उनके तो मार्क्स उतने ही रहेंगे। लास्ट वाला थोड़ा सा डाल दिया टफ, सोचा कि आप लोग ऐसे फटाफट सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है एमपीएससी यूपीएससी में, एक डाल दिया। मुझे एक्चुअली ये भी डालना था, वो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये एक में ही पूरा वाट लग जाएगा, तो बेटर है एक एक पहले वर्क डन का इस बार डाल दिया, अगले टेस्ट में डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का डालूंगा। ओके देखो यहाँ पे हमें पूछा गया कि द क्वेश्चन इज 8 गर्ल्स एंड 12 बॉयज कैन फिनिश द वर्क इन 10 days, while 6 girls and 8 boys can finish the work in 14 days. Find the time taken in days for one girl alone and for one boy alone to finish the work. Okay, तो जो पूछा गया उसको हम अज्यूम करेंगे x and y. So for one girl, let us say पूरा अलोन अकेली एक गर्ल को पूरा काम कंप्लीट करने के लिए हम अज्यूम करेंगे x डेज लगते हैं, एंड वन बॉय टेक्स y डेज। ठीक है, x डेज y डेज। अभी इससे क्या होगा, हमें दो कंडीशंस दिए हुए हैं। x डेज लगते हैं तो एक दिन में, इन 1 डे, एक दिन में गर्ल जो है वो 1/x काम कंप्लीट करेगी और बॉय जो है वो 1/y काम कंप्लीट करेगा। अभी यहाँ पे हमें 8 गर्ल्स दिए हैं, तो एक गर्ल एक दिन में 1/x काम कंप्लीट करती है, तो यहाँ पे 8 गर्ल्स है तो 8 × 1/x इतना एक दिन में काम करेगी, और 12 बॉयज तो 12 × 1/y एक दिन में इतना काम करेंगे, 12 × 1/y। और दोनों मिला के ये सब 8 बॉयज और 12 बॉयज 8 गर्ल्स मिलके सब लोग एक साथ प्लस ये दोनों ऐड करने के बाद दे कंप्लीट द वर्क इन 10 days, तो एक दिन में वो 1/10 वर्क कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा वो इक्वेशन बनता है 8/x + 12/y = 1/10। वैसे ही एक दिन में 6 गर्ल्स, एक गर्ल काम कंप्लीट करती है 1/x, तो 6 गर्ल काम कंप्लीट करेगी 6/x। वैसे 8 बॉयज है, एक बॉय एक दिन में 1/y काम कंप्लीट करेगा, 8 बॉयज है इसीलिए 8
8 टाइम्स वो वर्क कंप्लीट होगा और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और 14 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो 1/14 लाइक दिस। या फिर इसका उल्टा भी ऐसा कर सकते हैं कि ये एक दिन का काम है, राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 डेज, क्योंकि 10 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट करे, तो 10 इंटू एक दिन का काम इज इक्वल टू 1। यहाँ पे उल्टा करो, 14 इंटू एक दिन का काम इज इक्वल टू 1। 1 मतलब पूरा काम कंप्लीट हो गया। ऐसे भी इक्वेशन आप ले सकते हो। पहले ही आप चाहे तो इस 14 और 10 को राइट में शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में, या फिर यहाँ पे 1 लिखो राइट हैंड साइड में। ये दोनों इक्वेशन कैसे आए, समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। ओके, बस अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज वन वे, और अनदर वे इज डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो। वैल्यूज लेकिन बहुत बड़े हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना ही अच्छा रहेगा। तो पहला इक्वेशन आया 8/x प्लस 12/y इक्वल टू 1/10। दूसरा इक्वेशन आया 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। ये एक्चुअली जितना आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सीधा इस स्टेप पे आपको जंप करना चाहिए विद इन 15 सेकंड्स। 15 सेकंड में इक्वेशन आने चाहिए, इतना इसका प्रैक्टिस अभी आप करो। ये जो वर्कडन वाले क्वेश्चन है, बस यहाँ से हम x और y निकाल सकते हैं। 1/x 1/y की जगह आप m डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। 8m प्लस 12n इक्वल्स टू 1/10 एंड 6m प्लस 8n इज इक्वल टू 1/14। बहुत लेंदी हो जाएगा लेकिन आप चाहे तो सीधा सीधा यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ही देखो। अभी हमें पता है यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, तो वो सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। देखो एक ही काम करने का, ये जो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन हम चेक करते हैं ना, तो 120 और 130 यहाँ पहले इक्वेशन में डाल के देखो, वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ये आंसर ही नहीं है। ऐसा एक ही इक्वेशन में डाल के देखने का ताकि टाइम बचे। तो सेकंड वाला आप अगर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो आएगा 8/140, x की जगह 140, y की जगह 280, 12/280। तो इसका आंसर 1/10 आना चाहिए। 140 का ये डबल है 280, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो नीचे 280 आएगा और ऊपर 16 प्लस 12 28 आएगा। 28/280 1/10 आता है, मतलब ये ऑप्शन बी पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दूसरे भी इसको सेटिस्फाई करेगा जरूर, आप चेक कर लेना। ओके, तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, 14 को हमने बोनस मार्क दे दिया, एक क्वेश्चन बच गया। हाँ बोलो बेटा। सर मेरे क्वेश्चन में सर आना भी प्रॉब्लम हुआ था सर। सर अब क्वेश्चन नंबर 3 है ना सर, ए हाँ। बी सी डी, तो नीचे के ऑप्शन के लिए सर, नीचे के ऑप्शन के लिए 1 2 3 4 है ना, तो मेरे ऊपर नीचे हो गए सर। 4 नंबर डी 1 पर आया, सी 3rd पर गया, ऐसा कुछ भी हुआ सर। अरे वो सभी को हुआ सर, मुझे भी हाँ हुआ। मुझे भी हुआ है सर। सभी को हुआ, पर समझ में वो नहीं आया सर। समझ में आया मुझे भी हुआ। सर। वो ठीक है, लेकिन ए मतलब 1 ऑप्शन 1, बी मतलब ऑप्शन 2, सी मतलब ऑप्शन 3, डी मतलब ऑप्शन 4, ये तो पता है ना सबको। तो वो हाँ क्यों हुआ, सर। वो Yes, क्यों sir. हुआ है, क्योंकि उस टेस्ट के लिए ऑप्शन शफलिंग का ऑप्शन जो है, शफलिंग ऑप्शन का एक ऑप्शन आता है, वो ओके करके रखा था। देखो हम 4 टीचर है तो कभी कभी कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, तो दीपक सर ने वो शफलिंग वाला शफलिंग ऑप्शन वाला, मतलब किसी को भी सेम ऑप्शन सेम सीक्वेंस में नहीं आने चाहिए, ऐसा था वो प्लानिंग, ताकि आंसर की अलग अलग आएगा। तो इसीलिए वो शफलिंग ऑप्शंस वाला ऑन करके रखा था सर ने। लेकिन मैंने क्या करके रखा है कि क्वेश्चन और ऑप्शन यहाँ पे है, और ऑप्शन जहाँ पे आप टिक करते हैं वहाँ 1 2 3 4 डाल के रखा था।
तो वो 1 2 3 4 शफल हो गए, ऊपर नीचे आ गए। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ए मीन्स ऑप्शन 1, बी मीन्स ऑप्शन 2। तो सीक्वेंस को मत देखो, 1 2 3 4 को देखो। 1 मीन्स ए, 2 मीन्स बी, 3 वो मीन्स सी। आया समझ। हाँ, फिर आपने मतलब अगर ये नहीं समझ में आए तो तभी फोन भी किया तो चलता। यू कैन कॉल मी। ओके। सर इसलिए मेरे बहुत सभी गलत हो गए। रियली रियली सर, ओनली 2 आर करेक्ट। आई एम सरप्राइज्ड। सर मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे समझ में नहीं आया। तो ठीक है। इसका क्या करें? इसका पहला इक्वेशन हमें मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 61। ठीक है। ओह सॉरी। तो ये कंडीशन जो है, when I was है, ये past tense है। when I was as old as you are now। ये इक्वेशन अभी मुझे समझ में आया कैसे बनेगा, लेकिन टाइम नहीं है। ठीक है, ये वाला डाउट फिर कल डिस्कस कर लेते हैं। आई वॉज एज ओल्ड, देखो एक्स माइनस अभी जो एज है बी का वो वाई दिया हुआ है। इतना एज जब ए का था तो उस वक्त योर एज वाज 4 years लेस देन हाफ ऑफ माई प्रेजेंट एज। उस वक्त जो सेकंड वाला पर्सन है बी, उसका एज कम होगा एंड इट विल बी 4 years लेस देन हाफ ऑफ माई प्रेजेंट एज। ऑफकोर्स x/2 -4 आएगा, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस है